साथियों नमस्कार। एग्जामिक 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम के जीवन परिचय और उनके कार्यों की रूपरेखा का मूल्यांकन करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में इनका अविस्मरणीय योगदान है, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे सीधे प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग इन पे चर्चा शुरू करते हैं। आइए, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार सिकंदर के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए प्लिनी आगे बढ़ा, उसी तरह से मैं अलेक्जेंडर कनिंघम वेन्सांग यानी चीनी यात्री वेन्सांग के पदचिन्हों पर आगे बढ़ करके कार्य करूंगा। तो ये इनका मोटिव, ये इनका आप इनके लक्ष्य को समझ सकते हैं। इनके पहले कुछ सामान्य बातें समझते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनकी मृत्यु 1893 में लंदन में हुई थी। इट मीन्स 79 ईयर इन्होंने अपना जीवन जिया और इस बीच इन्हें सर और नाइट की उपाधि भी इनके कार्यों के लिए दी गई थी। और सबसे पहले इन्होंने अपना जीवन जो शुरू किया बंगाल में ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पे। बहुत कम उम्र, 20 साल से कम उम्र के थे तभी जो है इनको यह पद मिल गया। इन्हीं 19 साल के जब हैं तभी ये ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पर नियुक्त हो रहे हैं। और उसके बाद चूंकि इनका इंटरेस्ट था पुरातत्व के क्षेत्र में और इनकी भी मुलाकात होती है जेम्स प्रिंसेप से, फिर उनसे और प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जिनका योगदान आज भी इतिहास के क्षेत्र में अविस्मरणीय है। यहां देखिएगा 1861 में 61 तक ये मेजर जनरल के पद से रिटायर होते हैं, यानी 1833 में ये सेना में जाते हैं इंजीनियर के पद पे और 1861 में रिटायर होते हैं। लेकिन इस बीच भी ये जो है विभिन्न कार्य करते हैं, अभी देखिएगा। इसके अलावा 1861 ईस्वी में जब आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हो रही है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो रही है, तो उसके स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और 1865 तक ये इस विभाग से जुड़े रहे और इससे जुड़े रहे और एक सर्वेक्षक के रूप में काम करते रहे 1865 तक। और उसके बाद 1871 में ये एएसआई के पहले निदेशक बनते हैं और 1885 ईस्वी तक ये अपने इस पद को सुशोभित करते हैं। तो ये अलेक्जेंडर के बारे में कुछ सामान्य बातें थी। आइए जरा सा और समझते हैं इनके बारे में। देखिए, जैसा मैंने कहा था 1833 में ये बंगाल ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पे नियुक्त हो रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए क्या कर रहे हैं, जरा उस बात को समझिए। 1837 ईस्वी में इन्होंने सारनाथ में बौद्ध मूर्तियों का उत्खनन कराया और उसके चित्र को अंकित किया, प्रलेख छपवाया। 1848 में कश्मीर के मंदिर वास्तुकला का भी इन्होंने अध्ययन किया। मतलब सेना में रहते हुए, नौकरी करते हुए ये कार्य कर रहे हैं। 1848 में कश्मीर के मंदिर वास्तुकला का अध्ययन किया। 1850 में इन्होंने 1850-51 कहीं 50 1850-51 में इन्होंने सांची का उत्खनन खोज किया और उत्खनन करवाया। और 1854 में भिल्सा टोपेस का प्रकाशन किया जिसमें सांची के उत्खनन की चर्चा की गई है। और इसके बाद 1853 में ये हड़प्पा का पहली बार सर्वेक्षण कर रहे हैं और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। किसी निष्कर्ष पर उसे उसे उन्होंने क्या समझ लिया, विदेशी सील समझ लिया था, तो इसलिए किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। ये 1856 में ये हड़प्पा की पुनः यात्रा करते हैं। ये हड़प्पा की 3 बार यात्रा करते हैं, 53, 56 और 73 में। अभी आगे देखेंगे, फिर यात्रा करेंगे। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे 1861 में एएसआई की स्थापना होती है। 1865 तक जैसा मैंने बताया अभी आपको एज ए सर्वेक्षक के पद पे रहते हैं। इसके बाद जो है 1863-64 में इन्होंने तहसीला की भी खोज किया था। 1864 में इन्होंने तहसीला की भी खोज कर दिया था। आगे देखिए जरा सा 1871 से 85 तक ये एएसआई के पहले महानिदेशक रहते हैं और 1872 में हड़प्पा की इन्होंने तीसरी बार यात्रा किया। 1872 में तीसरी बार यात्रा कर रहे हैं, 3 बार, लेकिन किसी बड़े निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसा कि 1921 में पहुंचा गया। यहां देखिएगा 1873 में इन्होंने भरहुत की खोज किया था। यानी आप अगर देखें तो सारनाथ में सांची का, भरहुत का, तहसीला का, ऐसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1885 में एएसआई से पदमुक्त होने के बाद इन्होंने मुद्रा के क्षेत्र में अविस्मरणीय कार्य किया। मतलब आप समझिए कि नौकरी करते समय पुरातत्व के क्षेत्र में काम किया इन्होंने, और जब एएसआई के निदेशक बनते हैं, उससे जब रिटायर होते हैं, तब वो जो है आपका मुद्रा के क्षेत्र में काम करते हैं।
आगे समझिएगा इनकी कुछ लेख और पुस्तकें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछी जाती हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण जरा देखते हैं इनमें क्या है। प्राचीन भारत का भूगोल, द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, 1871 में इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आ रही है। तो यानी कह सकते हैं कि भारत का प्राचीन भूगोल, द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसके अलावा भिल्सा स्तूप, इनका लेख प्रकाशित होता है। कॉर्पस इंक्रिप्शंस इंडिकेरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, ध्यान रखिएगा। 1877 में, डेट भी आपको याद रखनी है इसका। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, मतलब अशोक के अभिलेखों को भी इन्होंने व्याख्यायित किया। इसके अलावा रिपोर्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, 22 रिपोर्ट इनकी जो है आज भी वो मील का पत्थर साबित है। तो ये रिपोर्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे कनिंघम की, ये 22 रिपोर्ट उनकी प्रकाशित हुई। इसके अलावा इन्होंने बताया जैसे अभी आपको कि इन्होंने सिक्कों पर काम किया, तो कॉइन्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा इन्होंने। इसके अलावा बुक ऑफ इंडियन एराज, और 1879 में इन्होंने भरौत स्तूप पर भी पुस्तक लिखा था। तो इस तरह से इनके महत्वपूर्ण लेख और पुस्तकें हैं, जहां से प्रश्न बनता है। एक बार फिर से देखिएगा, द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भिल्सा स्तूप, कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम 1877 में, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, रिपोर्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसके अलावा अगर आप इधर देखें तो आपका क्वाइंस ऑफ इंडिया, बुक ऑफ इंडियन एराज एंड भरौत स्तूप, ये बहुत महत्वपूर्ण लेख और पुस्तक है अलेक्जेंडर कनिंघम का। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए यहां पे कुछ प्रश्न यहां से बनते हैं कि कौन किसका जनक है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? कनिंघम है। भारतीय प्रागैतिहास का जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है वो भारतीय प्रागैतिहास के जनक हैं, और अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक है। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में क्या किया था, मद्रास के पल्लवरम से आपका हैंडेस की खोज किया था, और आगे भी उन्होंने कई कार्य किए थे। तो इसलिए इन्हें पुरातत्व भारत में प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जनक की बात करें, यहां समझिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो मेजर जेम्स रेनेल को भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। और भारत के पहले जो महासर्वेक्षक थे या सर्वेयर जिसको कहते हैं, वो थे कॉलिन मैकेंजी, जो 1815 से लेकर के 1821 तक इस पद पर बने रहे। आगे देखिएगा, अब एएसआई के महानिदेशक की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल यहां से पूछ रखा है। क्रम पूछ लेता है, मार्शल के बाद तो क्रम पूछ लेता है, कौन भारतीय महानिदेशक है, कौन आजादी के समय कौन था, यहां से 3-4 प्रश्न बनता है। तो आइए जरा समझते हैं। यहां पर आप जैसा भी हम लोग, ये तो याद हो चुका होगा, 71 से 85 तक पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। जेम्स बर्गेस जो है 86 से 89 तक ये रहे। इसके बाद ये कालखंड नहीं मिलता यहां पर, यानी एक तरह कह सकते हैं एएसआई का महत्व तो गिर गया था। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन आता है, जिसका इंटरेस्ट है एएसआई में, पुरातत्व में, एक बार पुनः जो है 1902 में जॉन मार्शल को बनाते हैं, और जॉन मार्शल 1928 तक इसके महानिदेशक के पद पर रहते हैं। और बड़ा काम होता है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज और खुदाई का कार्य होता है, और सिंधु सभ्यता संबंधित एक बड़ी सभ्यता का उद्घाटन यही मार्शल आपका लंदन में 1924 में करते हैं। तो एक बड़ा काम इनके कार्यकाल में हुआ। मार्शल के बाद हेराल्ड हरग्रीव्स आते हैं, 1828 से 1831 तक कार्यकाल है। यही देखिए यहां से क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मार्शल, हरग्रीव्स, उसके बाद दयाराम साहनी आते हैं। तो यही सवाल पूछा जाता है कि पहला भारतीय कौन था जो एएसआई के पद पर तक पहुंचा। तो कौन है ये? पहले भारतीय हैं 1931 से 35 तक जो इस पद पर रह रहे हैं, और ये कैसे हैं? ये भारतीय हैं। तो कई बार सवाल पूछा गया है कि पहले भारतीय कौन है जो एएसआई के महानिदेशक बने। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे याद रखेंगे, दयाराम साहनी पहले ऐसे जिन पर दया दिखाई गई है ना, और इन्होंने ही हड़प्पा की खोज भी किया था, ऐसे भी याद कर सकते हैं। इन्होंने भी दया दिखाई हड़प्पा पे भी, और फिर दया दिखा दिया गया इनके ऊपर, एएसआई के महानिदेशक बन गए। ऐसे एक बार कोरिलेट करिएगा, देख कभी नहीं भूलेगा। इन्होंने दया दिखाई किस पर? हड़प्पा पर, और फिर विभाग ने इन पर दया दिखा दिया, इन्हें एएसआई का महानिदेशक बना दिया। चलिए ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जेएफ ब्लैकेस्टन 1935 से 37 तक है। राय बहादुर के.एन. दीक्षित, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, 1937 से 44 तक। मार्टिन व्हीलर, देखिए सवाल पूछा गया है कि आजादी के समय एएसआई का महानिदेशक कौन था। तो आजादी के समय कौन है आपका? मार्टिन व्हीलर। और इसके बाद आपके हैं एनपी चक्रवर्ती 48 से 50 तक। तो ये रहा आपका कनिंघम और उनसे संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब मैं आपसे एक राय चाहता हूं सॉरी हम लोग जो है एक नया सेशन लेकर के आ रहे हैं शॉर्ट्स के माध्यम से, और उस शॉर्ट्स में मैं 1 मिनट में विवादित प्रश्न लूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप हमें विवादित प्रश्न भेजें। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, तो जब तक एग्जाम होता रहेगा तब तक मैं आपको 1-1, 2-2, 3-3 सवाल, विवादित सवाल का क्या हो सकता है सटीक और सार्थक उत्तर, इस पर जो है तो आप हमारे पास प्रश्न भेजेंगे। आपको मैं नंबर दे देता हूं, आप इस नंबर पर प्रश्न भेजिएगा। चलिए देखिए, यहां पर मैं आपको एक नंबर लिख देता हूं 7985858230। फालतू प्रश्न मत भेजिएगा, नहीं तो पूरा भर जाएगा व्हाट्सएप, फिर खुलेगा नहीं आपका। तो इस पर क्या करेंगे आप लोग, विवादित प्रश्न आप इस पर भेजेंगे, और मैं इस प्रश्न को अगर लगेगा कि बहुत बड़ा है, व्याख्या की जरूरत है, तो वीडियो के माध्यम से, अगर लगेगा कि नहीं 1 मिनट उत्तर दिया जा सकता है, तो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इसका सटीक और सही जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर देखिएगा 7985858230 पर आप अपने विवादित प्रश्न भेजना शुरू करिए, और कोशिश करिए प्राचीन काल शुरू करिए। आप छोड़िए क्या पाषाण काल से है। अगर आपको लगता है आज का पहला दिन टॉपिक, जैसे समझिएगा, यहां ध्यान रखिएगा, पूरा मत भेजने लगेगा मॉडर्न इंडिया और ये सब। आप पाषाण काल से जो भी लग रहा हो आपको कि ये विवादित प्रश्न है, हमें याद नहीं होता है, या इसका उत्तर इस गाइड में लग दिया हुआ है, आप भेज करके देखिए, मैं आपके साथ हूं। एग्जाम युग 24 आपके साथ है। कैसा लगा सेशन, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में क्या आप इतना जानते थे, क्या इस दृष्टिकोण से जानते थे। तो ये एक जानकारी का सेशन था, वो मैंने आपको प्रोवाइड कराया। आगे ऐसे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लेकर के आपके साथ उपस्थित रहूंगा। आज का सेशन यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।